हेलो 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 एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम शशांक शेखर त्रिपाठी। स्वागत है आपका इस माइंड मैप सीरीज में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ चुके हैं एक माइंड मैप सीरीज, एक नए सब्जेक्ट का माइंड मैप सीरीज। आपको कई सारे सब्जेक्ट के मिल भी रही होंगी और आप अपनी तैयारी एक पैटर्न के हिसाब से कर पा रहे होंगे। तो माइंड मैप सीरीज का मकसद क्या होने वाला है कि माइंड मैप सीरीज जितनी भी होंगी उसमें क्या होगा कि जो हम उससे क्या जान सकते हैं, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम हुआ और हम ये चाहते हैं कि एक छोटा सा रिवीजन अच्छे फॉर्म में डिटेल वाइज हो जाए और एक कम से कम समय में हमें उन सारी चीज़ों का एक पैटर्न पता चल जाए, उन सिलेबस का पैटर्न पता चल जाए, उस चैप्टर का पैटर्न पता चल जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें वो चीज़ें और याद आ जाए। वो होता है माइंड मैप सीरीज का एक तरीका होता है जिससे हम पढ़ सकते हैं। तो पहली बात, जिन लोगों ने डिटेल्ड वीडियोस या फिर कहीं से नहीं देखी हुई है वो देख लेंगे, क्योंकि डिटेल्ड का मज़ा ही अलग होता है। उसको पढ़ने के बाद आप इसको देखोगे तो आपको फील ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का माइंड मैप देखने वाले हैं। और इसको सिर्फ देखने ही वाले नहीं है, अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। और माइंड मैप की का जो नोट्स होता है वो आपको पीडीएफ द्वारा मिल जाएगी, उसको जाकर देख लेना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में हम लोग पहले जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो ये चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो पहले हम रिएक्शंस के बारे में जानते हैं, रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, जब हमें किसी को किसी के साथ मिलाने पर कुछ और हमें मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जैसे कि हम हो गए और आप हो गए, हम दोनों ने मिलकर एक अच्छे से पढ़ाई की और जो हमें रिजल्ट गेन हुआ, वो जो हमारा रिजल्ट गेन हुआ इन जो हार्ड वर्क और स्टडी को मिलाकर, वो क्या हुआ, अपना पूरा रिएक्शन हुआ। या फिर हम एक सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ए प्लस बी को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, हम एक एग्जाम्पल की तरह बोल सकते हैं कि हमें सी मिल रहा है या फिर डी मिल रहा है। कई सारी रिएक्शंस भी होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, जब हम एक नया प्रोडक्ट किसी के द्वारा फॉर्म कर ले, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। रिएक्शन की तो बात हो गई। अब जैसे रिएक्शन कई सारी होती है तो हम उन्हें वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, लाइक दैट के मैग्नीशियम को ऑक्साइड, वो वर्ड फॉर्म में एक स्पेलिंग वाइज में हम लिखते हैं। लेकिन जो केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? अब केमिकल इक्वेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि किसी इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में लिखना, या फिर किसी रिएक्शंस के केमिकल फॉर्मूला से उस रिएक्शन को दिखाना, वो क्या होता है? अपना केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? लाइक दैट कि आप किसी का एग्जाम्पल ले लें या फिर आप उसका केमिकल फॉर्मूला लेकर आप बता सकते हैं। लाइक दैट आपने मैग्नीशियम लिया और उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो आप तो इसे वर्ड में लिख दोगे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ करवाया, फिर हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब बात आती है इसको केमिकल इक्वेशन में करना, तो मैग्नीशियम का जैसे कि हमें उसका केमिकल फॉर्मूला Mg पता है, Mg पता हो गया। ठीक है, ये सारे जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं वो हमें अपने पीरियोडिक टेबल को में देखने को मिलते हैं। तो मैग्नीशियम का हमने लिख लिया Mg और ऑक्सीजन का लिख लिया O2। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया, कंबाइन कराया, देन हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको क्या हुआ कि जितने भी अब सेंटेंस थे, वर्ड थे इंग्लिश में लिखे हुए थे, उसको हमने चेंज कर कर एक केमिकल फॉर्मूला में लिखा। वो क्या हुआ? अपना केमिकल इक्वेशन हुआ। सिंपल सी बात है। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है? किसी को रिएक्ट करवा कर नया प्रोडक्ट पाना। और इक्वेशन क्या होती है? वो जो हमने रिएक्शन करवाई उसका एक केमिकल फॉर्मूला लिखा, है ना? ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने की। देखो, केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन भी होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल। ये सब तो आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल आ गया क्वेश्चन में, हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शन। तो कुछ नहीं होता, अगर हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड से अगर प्रोडक्ट साइड शो करना है, अगर रिएक्टेंट किसी चीज को करवाया, तो क्या होता है कि एक हम एरो का साइन लगाते हैं। वो क्या शो करता है कि जो हमने कंबाइन किया वो हमें मिलता है। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जैसे कि हम अपने इक्वेशन को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो जैसे कि हम उसमें स्टेट देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों से क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्शन को ठीक ठाक कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। नहीं तो रिएक्शन तो होती वही है। चलिए अब आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तो माइंड मैप के लिए बना नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे हम सिर्फ बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है, मतलब एक लिखने के फॉर्म में बता सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है सॉल्विंग करना, वो आपको तभी कर पाओगे जब आप एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को जाकर देख लोगे। ओके, तो बात कर लेते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की बात करें तो क्या होता है कि कोई एटम हो, मतलब दोनों तरफ के जो सब्सटेंस हो गए, जो हमने रिएक्टेंट की तरफ लिए हुए हैं सब्सटेंस को, उनको भी इक्वल करना है। किसके? जो हमारे प्रोडक्ट साइड रहेंगे। इक्वल मतलब भैया, अब इक्वल मतलब ये नहीं कि अगर इधर mg है तो प्रोडक्ट साइड भी mg रहना चाहिए, लेकिन भाई वो रिएक्शन का हो ना। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है कि जितने सब्सटेंस में, मतलब जितने एटम्स प्रेजेंट है वहां पर, उतने वहां पर भी होने चाहिए, रहेगा वहां पर भी। अगर आपने रिएक्टेंट साइड mg ऑक्सीजन को करवाया तो उधर भी आप करवा रहे हो तो वहां पे भी मैग्नीशियम हो रहा है, लेकिन वो एक रिएक्शन के फॉर्म में हमें एक नया वहां पे प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर इधर मैग्नीशियम 2 है हमारा, तो उधर मैग्नीशियम 2 होना चाहिए। लेकिन जैसे कि Mg+O2 है, ठीक है, मैग्नीशियम 1 है, O2 में 2 है अपना, टू सब वहां पे 2 ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, या फिर 2 मॉलिक्यूल्स भी हम बोल सकते हैं। तो जब हमने उसे रिएक्ट करवाया तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो MgO मिल रहा है। तो Mg तो हमने मान लिया कि जो हमारे रिएक्टेंट साइड था वो 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 था। तो अब ऑक्सीजन को लाने के लिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब Mg भाई डिसबैलेंस हो गया रिएक्टेंट साइड, तो 2 उधर भी कर दिया। तो कई सारे मेथड होते हैं इनके भी बैलेंसिंग के। एक डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि जब व्हेन नंबर ऑफ सब्सटेंस आर इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ इक्वल। तो इसका जो मेन तरीका होता है सॉल्विंग करने का, क्वेश्चन करने का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये होता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब हमको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बस देखना है। सिंपल फॉर्म होता है अपना कि हम किसी सब्सटेंस को देखकर, इधर वाले सब्सटेंस को देखकर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके भैया, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो चैप्टर है, यहाँ पे जो रिएक्शन आप पढ़ेंगे, यहाँ ये चैप्टर ऐसा है कि आप अगर यहाँ पे रिएक्शन इक्वेशन समझ गए, केमिकल इक्वेशन समझ गए, तो आपको आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो आराम से दिला देगा, आराम से सारे नंबर्स दिला देगा, ठीक है। हाँ भैया, चलिए फिर दे दीजिए, बता दीजिए, है ना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो अपने कौन कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो अपना पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा होता है ऑक्सीडेशन, छठा होता है रिडक्शन, सातवां होता है रिडॉक्स, आठवां होता है न्यूट्रलाइजेशन, नौवां होता है प्रेसिपिटेशन। अगर हम रिएक्शन बात करने पर आ गए तो मैं अभी आपको बहुत सारे रिएक्शन बता सकता हूँ, बट वो अपने काम का नहीं है बट आगे, तो उसको हम आगे ही पढ़ेंगे। अभी जो यहाँ पर है हम पढ़ लेंगे अपना कहाँ तक, 7 तक, मतलब कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और अपना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक बात याद रखना कि आप अगर एक अगर याद कर लोगे तो दूसरे दूसरे का अपोजिट ही है। कॉम्बिनेशन याद कर लिया, डिकम्पोजिशन समझ में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट याद कर लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन याद किया, रिडक्शन आ जाएगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों याद कर लिया तो रिडॉक्स आ जाएगा। ये बात समझना, अभी आपको पता चल जाएगा। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो इसकी पहले रेक्टिफिकेशन डिफिनेशन याद कर लेते हैं जो हमें लिखना है कि व्हेन two or more substance combine to form a one single product is called combination reaction। अभी जो हम इतनी देर से Mg+O2 रिएक्ट करवा रहे हैं, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, मैग्नेज कॉम्बिनेशन रिएक्शन का।
क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है, वो अपना क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बात ध्यान रखना कि अब आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जितने भी एग्जाम्पल लिखोगे वो बैलेंस में होनी चाहिए, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, जब आप रिएक्शन लिखने लगना तो इस बात को याद रखना कि अगर हम भूल गए लिखना, क्योंकि टाइम अगर बचता है, वैसे टाइम कई सारे पेपर में नहीं बचता, लेकिन अगर बचे टाइम तो कॉपी को रीचेक करने, मतलब आप कॉपी को एक बार फिर से देखिएगा, और जहां पर आपने बैलेंसिंग गड़बड़ की है, अगर आया हुआ है क्वेश्चन, तो वहां पे फटाक से कर लेना, वरना वहां पे हाफ या 1 नंबर काट लिए जाएंगे, जितने का वो क्वेश्चन का होगा उसके हिसाब से, सिर्फ आपको फिर डिफरेंशिएशन के ही नंबर दिए जाएंगे। तो इसकी बात को आप ध्यान रखना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ भैया, जब हम किसी दो प्रोडक्ट को मिलाएंगे, सॉरी, रिएक्टेंट साइड दो सब्सटेंस को मिला रहे हैं और जो हमारा प्रोडक्ट साइड है एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, वो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। सिंपल सी बात है, और ये कितनी आसान से डेफिनेशन है, अभी सुनना होगा तो अभी भी याद हो गया, अभी ही याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो हमने कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा कि हम क्या करेंगे कि पलट देंगे किसको, जो हमने कॉम्बिनेशन में क्या लिया, एग्जाम्पल लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जो वो एक मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, एक ऐसे आपको एग्जाम्पल के लिए जिससे आपको एक पता चल जाए रिलेशन। ठीक है, अब जैसे MgO को हमने जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से, मतलब इसको उल्टा कर दो, अपोजिट, मतलब अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को तोड़ दो तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखा अपोजिट है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है भैया, जब एक सिंगल सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड है और उसको रिएक्ट करवाने पर जब हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, व्हेन वन सब्सटेंस आर ब्रोकन एंड फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भैया ये तोड़ेगा कैसे, अब यहाँ पर भी कई सारे टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन में, वो उतने डिटेल्स के नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट के लिए हम जान लेते हैं, जैसे कि होता है अपना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी एक टाइप्स होता है। ठीक है, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो आप इसमें क्या होगा कि हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा, हीट से जो हमारा सब्सटेंस होगा वो टूटेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग किया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो सब्सटेंस होगा उसको ब्रोक करने के लिए इलेक्ट्रिक दिया जाएगा उस सब्सटेंस को। ठीक है, नाम से ही है एकदम। फोटो इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर AgCl नामक एक क्या होता है अपना वो भी यूज होता है, वो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जो कि फोटो निकालने में या फिर उसको काम आता है, तो वहां पे एक फोटो इफेक्ट होता है, कुछ ऐसे नाम। ठीक है, तो मेन क्या होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने बात की वो आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हीट का एक सिंबल जान लो, जब आप रिएक्शन करवाओ हीट का तो वहां पर ट्राइंगल शेप का रिएक्शन होना चाहिए, मतलब जहां पर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेगा हमको, वहां पे क्या होगा अपना एक ट्राइंगल शेप में हीट को दिखाया जाता है, सिंबल होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, वहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक होगा, अब आप रिएक्टेंट साइड क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, तो वो सारी एग्जाम्पल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ये जो सारे टाइप थे वो अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन पढ़ा, डिकम्पोजिशन समझ में आ गया, अब आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर अब अपने से बड़ों की, मतलब वो कहेगा कि मैं बड़ा हूं, छोटे वालों का तेरे से काम नहीं। मतलब भैया अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब एक एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे आई होप घर पे भी ऐसा होता होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई बड़ा है तो आप अगर छोटे हो, वो बड़ा है तो आपका हक उतना नहीं रहेगा, बड़े वाले का हक ज्यादा रहेगा उसमें। मतलब जैसे कि आप किसी चीज में बैठे हुए हो और बड़ा वाला क्या करेगा, आपको हटा सकता है, वहां से रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, अब वो आपकी जगह ले सकता है। ठीक है,
तो वो एक बार समझे। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक डिफिनेशन में बताता हूँ फिर उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द केमिकल रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय द हायर रिएक्टिव एलिमेंट, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये भैया रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, हमने तो आज तक नाम ही नहीं सुना। देखो जो लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड तक हमारे साथ बने हुए थे उनको आराम से समझ में आ गया होगा। मतलब भैया देखो हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड में रिएक्टिविटी सीरीज की बात की थी। अगर कार्बोनेट्स कंपाउंड छोड़ दें तो हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में हो सकता है पढ़े। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट अपने ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो ऊपर होंगे, जो अपने मीडियम रिएक्टिव होंगे वो अपने होंगे मतलब बीच के होंगे, और जो लेस होंगे वो एकदम नीचे के। लाइक दैट यहाँ पे आता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे आते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल से हम बात करें तो अपना क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितने भी, लाइक दैट हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हमने हाइड्रोजन को और FeSO4 को रिएक्ट करवाया, ठीक है, हाइड्रोजन को और FeSO4 को रिएक्ट करवाया। एक अंदाजे से अगर हम माने, अगर हम ये मान ले कि हाइड्रोजन जो Fe है हमारा, SO4 को भी हटा दो, जो Fe है हमारा समझ लो वो क्या है कि ज्यादा लेस रिएक्टिव है, मतलब हाइड्रोजन अपना मोर रिएक्टिव है और जो क्या है अपना Fe है वो लेस रिएक्टिव है। तो अब हाइड्रोजन हाई रिएक्टिव है, तो हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो हायर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो हाइड्रोजन वही करेगा, अब Fe की जगह हाइड्रोजन ले लेगा और Fe को बाहर हटा देगा, ये होगा, ठीक है। वैसे है नहीं, ये एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है, आपको सिर्फ बताने के लिए। तो वहां पे क्या होगा कि अब वहां पे आ जाएगा H2SO4 और Fe अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सिंपल सी बात, क्या कि जब कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है किसी जगह रिएक्टेंट की जगह पर, वहां पर हाई रिएक्टिव एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो लेस रिएक्टिव भी डर के भाग जाएगा। वो भी बोलेगा मैं नहीं टिकने वाला भैया, अब प्रोडक्ट में जगह कौन लेगा SO4 की, H2 ही लेगा, है ना। तो ये होता है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर डिस्प्लेसमेंट समझ लिया कि यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव, तो थोड़ा सा चेंज होकर डबल डिस्प्लेसमेंट समझ जाओगे। भैया अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है अपनी, उसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। लाइक दैट अभी हमने बात किया कि H2 को अगर FeSO4 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वहां पर एक ही एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होगा जो डिस्प्लेस करने के लिए वहां पर होगा। उससे क्या करेंगे, हम पहचानेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में यहां पर दोनों एलिमेंट उसी तरह होंगे, मतलब अब H2SO4 भी है, FeSO4 भी है। अब बात समझना, जहां पर आयन का एक्सचेंज, मतलब भैया एक एग्जाम्पल लिख गया होगा आपको, ठीक है, उसको देखना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। तो मैं जो रिएक्शन की बात करूं, जैसे कि हमने बोल दिया कि एक H2SO4 है, एक FeSO4 है, ठीक है, एक H2SO4 है और एक FeSO4 है रिएक्टेंट साइड। अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं डबल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा H2SO4 और FeSO4, ठीक है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जहां Fe है वहां H2 आ जाएगा, जहां Fe है वहां H2 आ जाएगा, और जहां H2 है वहां Fe चला जाएगा, और वही अपना एक प्रोडक्ट देगा। हाँ भैया ये तो बढ़िया है। तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, मतलब क्या होगा वहां पर H2SO4 मतलब एक दूसरे की जगह ले लेगा। जैसे कि आप हो और आपका दोस्त बैठा हुआ है एक ही सीट पर, अब आप चाहते हो जगह को बदलने, तो आप अपने दोस्त की जगह चले गए, आपकी जगह आपका दोस्त आ गया, तो वो क्या होगा, अपना डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है, बस इतना याद रखना। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट भी सिंपल था, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन भी सिंपल था। तो अब बात करेंगे किसकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो सिंपल सा ये भी है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ओक जहां नाम आ जाए समझ जाना कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, जहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा वहां पर और ऑक्सीजन रिमूव होगा, वो क्या होगा, अपना रिडक्शन रिएक्शन। कितनी सिंपल सी बात है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, भैया समझ गए।
और रिडॉक्स क्या होता है भैया? अब जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस रिएक्शन में दोनों दिख जाए, समझ जाना वो अपना रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, हाँ भैया, ओके भैया, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स साथ ही है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? जहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। और रिडॉक्स क्या होगा भैया? जहां पर दोनों अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल जाए वो अपना रिडॉक्स। हाँ भैया, ओके भैया। चलो, अब अपना एक दो सेकेंड लास्ट टॉपिक बचता है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है भैया? देखो, कोरोजन क्या हो सकता है? हाँ भैया, भैया हम तो पढ़ने आए थे, आप तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे यार, मैं बता रहा हूँ तो सुनो, कोरोजन क्या होता है ना? कोरोजन क्या होता है? देखो, कोरोजन क्या होता है कि जब कोई आयरन रखा हुआ है हमारे एटमॉस्फेयर में, आप उसे रख दो, और रखने के बाद जैसे कि वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में 2-3 महीने या फिर 10-12 दिन आप उस आयरन को एक एटमॉस्फेयर, खुले एटमॉस्फेयर में रखे हुए हो, और उसमें जो कलर का चेंजमेंट और जो उसमें की क्वालिटी होगी वो उसका चेंजमेंट वो बदल जाएगा। अब एक डिफिनीशन समझना कि कोरोजन क्या होता है कि व्हेन एनी आयरन मटेरियल, ठीक है, आयरन का कोई भी मटेरियल ईटन बाय आवर एटमॉस्फेयर या फिर डिकेड बाय आवर एटमॉस्फेयर, डिकेइंग बाय आवर एटमॉस्फेयर, वो उसे हम कोरोजन कहेंगे। मतलब वो जो अपना आयरन है एटमॉस्फेयर के द्वारा खराब कर देना, एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट पड़ जाना उस पर, वो क्या होता है? अपना कोरोजन होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक काम करना, एक आयरन की कोई भी चीज, छोटी सी बड़ी सी कुछ भी ले लेना। आपने ऐसे देखा भी होगा कि फील्ड में, खेत में पेबल होता है, कुछ लोग उसे सेफ करके रखते हैं, कुछ लोग उसे सेफ करके नहीं रखते। तो वहां पे क्या होता है कि मुरझे लग जाते हैं। देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा भाई, हम तो रोज देखते हैं, सच बताएं तो हम रोज देखते हैं। रोज देखने का मतलब हम जाते हैं तो देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हम देखते हैं कि वहां पे भी कोरेजन हुआ है। हमने एक बार किया था कि वहां पर कोरेजन हुआ है, और हम देख रहे हैं कि इस कोरेजन को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल भाई, अगर कोरोजन है तो उसे प्रिवेंट का मेथड भी है, ठीक है भैया। भैया इसकी बात बता भी देना। हाँ, पहले कोरेजन समझ लो कि लेना, आप आयरन लेना, रख देना, ठीक है, 10-15 दिन रख देना, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भैया, एटमॉस्फेयर करेगा, इम्पैक्ट करेगा, खराब करेगा आयरन को, ठीक है। हाँ हाँ भैया, ये तो बढ़िया बात है, अभी करेंगे जाकर, हाँ कर लेना, मजा आएगा, ठीक है। उसको बस क्या करना ही है, रख देना है, फिर जाकर देख लेना 15-10 दिन में, ठीक है। हाँ, उस पर फोटो भेज देना। किस पे? टेलीग्राम। लेकिन भैया आप फोटो कहाँ भेज सकते हो? सॉरी। ओके, कोई ना, मजाक कर रहा था, ठीक है। इंस्टा आईडी बनाऊंगा कभी तो उस पर, ठीक है। वो क्या होता है अपना, क्या होता है अपना कोरेजन। भैया अब कोरेजन तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया कि प्रिवेंट भी करा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हाँ भैया, क्यों छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे। चलो बात करते हैं प्रिवेंट मेथड के। इसके मेथड जो होते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो कोरोजन को प्रिवेंट करना, एक सिंपल से अपनी भाषा में बात करें तो मैंने ये देखा था, जब मैं फील्ड में गया वहां पे देखा कि यहाँ पे तो, हाँ ये तो है कि इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये तो है कि यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। अगर वो खराब कर रहा है हमारे आयरन को, जो फील्ड में ट्यूबवेल लगे हुए, अगर वो खराब कर रहा है तो उसका कोई मेथड भी तो होगा प्रिवेंट, नहीं तो इससे चीजें सारी हमारी जो फील्ड में रहेंगी वो खराब होती जाएंगी। तो मैंने सोचा, हाँ भाई, तो वहां पे पता चलता है कि इसको क्या करते हैं कि पेंट करवा देते हैं। भैया ये भी बढ़िया बात है। हाँ, पेंट करवाने से क्या होगा कि इफेक्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, ठीक है भैया। और क्या करते हैं कि ग्रीसिंग भी कर देते हैं, ऑयलिंग भी कर दो, ना करवा सको पेंट या फिर ना कर सको ग्रीसिंग तो, और पैकिंग भी कर दो हो सके तो। मतलब यहाँ पर मेथड क्या क्या निकलता है कि आप कई सारे मेथड निकाल सकते हो, लाइक दैट पेंटिंग भी करके बचा सकते हो, ऑयलिंग भी करके बचा सकते हो, ग्रीसिंग भी करके बचा सकते हो, उसको ढक कर भी बचा सकते हो। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि जैसे आपके खुले में या फिर छत पे बाहर घर के कोई कमरा रूम बन रहा है, या फिर आयरन का समझ लो गेट लग रहा है, उसमें क्या होता है कि
गेट लगने के बाद उसे पेंट करवा दिया जाता है। जैसे गेट लगा, फिर उसके 1 या 2 दिन बाद पेंट करवा दिया जाता है एकदम अच्छे से। वो क्यों होता है? क्योंकि इम्पैक्ट ना पड़े ना भैया, जो क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, वो खराब हो जाएगा, दरवाजा खराब हो जाएगा तो फिर रहोगे कहाँ, बंद क्या करोगे, है ना? इस वजह से। हाँ, तो अब प्रिवेंट मेथड समझ में आ गया कि क्या क्या होता है। हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये जो ढकने वाली बात है, फील्ड में देखा होगा कि कुछ लोग टेबल को क्या करते हैं, एक वॉल बनवा कर अंदर टेबल रहता है उसके अंदर, कुछ लोग पन्नी से पॉलीथीन से ढक देते हैं, तो बस सेव करने के लिए। एक बेस्ट एग्जांपल होता है फील्ड में जाना, जहां जहां टेबल लगे हों बस चले जाना। कोई रहे वहां पर तो पूछना कि भैया भैया अंकल दादा जो भी लगे कि आपने इसको ढक क्यों रखा है, तो वो कहेंगे कि अरे वो मुर्चा न लगे ना, वरना चीजें खराब हो जाती है, फिर यहाँ पे पैसे खर्चे होते हैं। वो लोग अपने बताएंगे, ठीक है? एक बार देखना, बोलने का तरीका भी बढ़िया होगा, है ना? अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। ये अपना लास्ट टॉपिक है, और ये जो रेंसिडिटी है वो कोरोजन से मिला जुला है। मतलब भैया अब वहां पे कोरोजन में क्या हो रहा है कि एक आयरन का चेंजमेंट हो रहा है, आयरन खराब हो रहा है, लेकिन जो रेंसिडिटी होगा यहाँ पे खाने खराब होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, खाने में चेंजमेंट आता है। अगर इसका डिफिनेशन होती है कि व्हेन द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड चेंज हो जाए, मतलब बदल जाए, वो क्या होता है अपना, वो क्या होता है अपना, बताओ ना यार, क्या होता है अपना? एसिडिटी होता है। मतलब व्हेन टेस्ट ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड, या फिर वेजिटेबल्स, फैट का स्मेल चेंज हो जाए, टेस्ट खराब हो जाए, उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक भैया, ये भी होता है क्या? हाँ भैया, ये भी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि रेंसिडिटी मतलब कि खाना खराब हो जाता है भैया। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि खाने खराब हो जाते हैं। जैसे एक दिन का खाना है, अब वो ऐसे खुले में रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, वेजिटेबल्स ज्यादातर खराब हो जाती है ना, तो ये चीजें खराब हो जाती हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि खाने का खराब हो जाना, स्मेल चेंज हो जाना, टेस्ट चेंज हो जाना, वो क्या होता है अपना रेंसिडिटी होता है। तो भैया क्या इसके भी प्रिवेंट करने के मेथड है? तो फिर मैंने एक दिन इसे भी देखा कि मम्मी ने रात में खाना बनाया, और जो खाना बच गया है ना, जो खाना बच गया, जो यूजफुल खाने थे वो बच गए, तो मम्मी ने क्या किया, उसे फ्रिज में रखा। तो मैंने सोचा इसे फ्रिज में क्यों रखते हैं, तो मम्मी से मैंने पूछा कि इसको क्यों फ्रिज में रखा, तो मम्मी ने बोला कि ये जो खाना है, जो हमारा अभी फूड है, वो क्या होगा कि सुबह क्या होगा, खराब नहीं होगा, तो इसको हम सुबह यूज में रह सकते हैं, फेंकने से अच्छा। जी, मैंने सोचा हाँ बिल्कुल है। तो मुझे वहां लगा कि हाँ, ये एक रेंसिडिटी का एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी चीज को एक एटमॉस्फेयर से बचाकर ढक के भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, ठीक है? मतलब नाइट्रोजन से, गैस से पैक कर सकते हैं। ज्यादातर जो खाना होते हैं स्टेशन पे, जो खाना हमें मिलते हैं, वो क्या होता है, पैकिंग ही तो होता है नाइट्रोजन से, फ्रिज में रखे होंगे, ऐसा वैसा होता है, ठीक है? जैसे कि कई सारे पैकेट्स आते हैं दुकानों पे, लेस की, चॉकलेट्स की, चिप्स की, जो भी आप खाते हो, वो जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन ही तो होती है। वही क्या कर रहा है, जो अंदर अपना मटेरियल है खाने वाला, वो सेव कर रहा है, ठीक है? तो मेथड क्या है कि हम पैकिंग कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस से बंद कर सकते हैं। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर कुछ उसे क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब भैया कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स के नेम होते हैं दो, जो अपने खाने में मिलाकर रखते हैं। वो कौन कौन से होते हैं भैया? बीएसटी होते हैं, या फिर एक मुझे याद नहीं आ रहा, बीएचए होता है। बीएसटी क्या होता है भैया? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलीट होता है। और बीएचए अगर होता होगा तो वो क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एंसियोल होता है, कुछ ऐसे, वो आपको बगल में दिख जाएगा, ठीक है? तो ये दो जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसको नाम याद रखना, ये बड़े काम की चीज है। ये पूछे जाएंगे आपसे ऑप्शन में, एमसीक्यू ऑप्शन में, उससे, ठीक है? तो बस इतनी वीडियो में हमने कवर किया। 28 से 29 या फिर 30 मिनट तक की वीडियो होगी, वो एडिटर भाई साहब जाने, ठीक है? फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए माइंड मैप सीरीज के साथ, अपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के साथ, और अपने इस माइंड मैप सीरीज की जर्नी को बहुत जल्द एक अच्छे तरीके से खत्म करने के बाद एक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। भैया आपने रिवील कर दिया, अभी नहीं, ये तो एक वर्ड था, बहुत कुछ हुआ, ठीक है?
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक आप ऐसे ही सारे सब्जेक्ट पर ध्यान लगाकर पढ़ते रहें। सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर ऐसे ही आप तक कंटेंट को पहुंचाता रहे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, पढ़ते रहें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।